मेरा नाम गौरव मिगलानी है। आज हम 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट नंबर 2.2 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आपके पास हिंदी मीडियम की बुक है तो उसमें ये चैप्टर नंबर 6 आपको मिलने वाला है, साझेदारी संगठन के नेम से। तो बहुत ही इजी चैप्टर है। इससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब बिजनेस करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, ऐसा एक चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। तो हर व्यक्ति की एक लिमिटेशन होती है। उस चैप्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि बिजनेस करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, मैनेजमेंट भी अकेला ही करता है, सारे काम वही संभालता है, सेल करनी है, परचेज करनी है, कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, और कभी वो बीमार पड़ गया तो वो बिजनेस से छुट्टी भी करनी पड़ती है। बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है, तब भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ही जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू करने का प्लान करते हैं तो उसको हम जो अगली हमारी फॉर्म है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर कम से कम कितने लोग होते हैं? कम से कम 2 लोग होते हैं। अगर 2 से कम मतलब एक ही व्यक्ति अकेला वो काम चलाए तो उसको हम पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। एक छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत इजी है। इसी डेफिनेशन में से ही आपको काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ जाएंगी पार्टनरशिप की। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप की क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं। सिंपल सी बात, मीनिंग के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द दैट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच द 2 और मोर देन 2 पर्सन विलिंगली ज्वाइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस चलाने की आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सहमत होते हैं। वे क्या करते हैं? बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं और वो बिजनेस चलाने के लिए रेडी होते हैं। उनका आपस में ही एक सहमति होती है, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि चलो आओ एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो मतलब ओवरऑल क्या हुआ? पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होते हैं। डेफिनेशन के अंदर देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 1932 के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या डेफिनेशन दी हुई है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में जो एग्री हुए हैं एक बिजनेस के प्रॉफिट्स को बांटने के लिए। ये बिजनेस कौन चलाएगा? सभी चला सकते हैं या सभी की तरफ से एक अकेला व्यक्ति भी चला सकता है। इस डेफिनेशन में से भी काफ़ी सारी बातें क्लियर हो रही हैं। पहली बात तो पार्टनरशिप क्या होता है? एक रिलेशन होता है, किनके बीच में? लोगों के बीच में। दूसरी बात, एग्री हुए हैं तो मतलब उन सबके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है। तीसरी बात, प्रॉफिट बांटना उनका मोटिव होता है। चौथी बात, कोई बिजनेस पर्पस होनी चाहिए। पांचवी बात, बिजनेस सभी लोग मिलकर भी चला सकते हैं या सभी की तरफ से एक अकेला व्यक्ति भी सभी की ओर से भी चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 4 पार्टनर हैं ABCD, बिजनेस ABCD चारों मिलकर भी चला सकते हैं या A अकेला चलाए, B, C और D की भी तरफ से, तो वो चारों पार्टनर की तरफ से एक अकेला व्यक्ति A भी बिजनेस चला सकता है। तो डेफिनेशन के अंदर हमारी काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि पार्टनरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या क्या फीचर्स हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। फीचर्स में इन्होंने फीचर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्टैच्यूटरी फीचर्स और दूसरा है जर्नल फीचर्स। स्टैच्यूटरी फीचर का मतलब होता है वैधानिक, कानून की दृष्टि में, मतलब लॉ की आंखों में ये फीचर्स, ये लक्षण होने चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ही चाहिए। ये है जर्नल फीचर, सामान्य सी चीज़ें जो पार्टनरशिप में होती हैं। पहली बात जो कानून बोलता है, क्या पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, मतलब मोर देन 1 पर्सन। एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं चला सकता है।
तो और अभी जो चल रहा है कि कम से कम 2 व्यक्ति तो हो ही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं? 50 से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप नहीं चला सकते। अगर 50 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उस पार्टनरशिप को हम इलीगल बोल देते हैं, अवैध घोषित कर दिया जाता है और बिजनेस भी बंद करना पड़ सकता है या कोई भी स्ट्रिक्ट उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। दूसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। जो भी लोग पार्टनरशिप करते हैं ना, उन सब के बीच में कोई ना कोई बिजनेस चलाने के लिए सहमति होनी चाहिए और वो बिजनेस लीगल भी होना चाहिए, कानून की दृष्टि में सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मिलकर ड्रग्स बेचने का बिजनेस शुरू करें और बोले कि चलो आओ ड्रग्स बेचने का बिजनेस करते हैं, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो ऐसा इलीगल बिजनेस भी नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप के अंदर जो भी हमको बिजनेस करना होता है वो लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। मतलब इसके अंदर क्या है कि इन लोगों के बीच में जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो इनके बीच में आपस में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब इसके अंदर जितने भी लोग पार्टनर बनेंगे वो इस बिजनेस को करने के लायक होने चाहिए, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब हम किसी पागल व्यक्ति को या किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कानून ने बोला है कि ये व्यक्ति गलत है, आप उस व्यक्ति को भी पार्टनर नहीं बना सकते। पर एक छोटी सी बात याद रखना कि सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कोई माइनर व्यक्ति, मतलब 18 साल से कम उम्र का भी व्यक्ति, उसको हम पार्टनर बना सकते हैं। पर वो पार्टनर किस लिए है? सिर्फ इस माइनर को हम सिर्फ लाभों के अंदर, प्रॉफिट के अंदर ही हिस्सा देते हैं। ये हानि में, लॉसेस में हिस्सा नहीं लेता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। चौथी बात, इन पार्टनरशिप का जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट बांटना होना चाहिए और उनको प्रॉफिट को बांटना, प्रॉफिट कमाना हमारा मोटिव होना चाहिए और प्रॉफिट को उन सब में बांटना भी होना चाहिए। मान लो 4 पार्टनर पार्टनरशिप में आते हैं, चारों पार्टनर का मोटिव ये होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट कमाना है और चारों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलना भी चाहिए। पर एक बात हमको याद रखनी है, अगर किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट नहीं मिलता है तो उसको हम पार्टनर भी नहीं कह सकते हैं। पर यह बात जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर हानि में भी हिस्सा लें। मान लो बिजनेस में लॉस हो जाता है तो मान लो 4 पार्टनर है A B C D, तो जरूरी नहीं है कि चारों के चारों उस लॉस को बांटेंगे। हो सकता है कि हमने B को पहले से कह रखा हो कि तेरे को लॉस में हिस्सा नहीं लेना है, तो ऐसा भी हो सकता है। पांचवी बात, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल एजेंट का होता है। क्यों होता है? क्योंकि मान लो इसने कोई एक पार्टनर ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो बाकी लोगों को उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बात माननी पड़ेगी। मतलब पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि मान लो किसी एक व्यक्ति ने गलत काम किया तो हो सकता है कि चारों के चारों लोगों को जेल हो जाए। मतलब एक व्यक्ति अपने काम से दूसरे लोगों को भी बाध्य कर सकता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो सभी के ऊपर वो बात अप्लाई हो जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जर्नल फीचर्स। जर्नल फीचर के अंदर हमको 4 फीचर पढ़ने हैं। तो पहला फीचर है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटीज का। पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर कल की डेट में अगर बिजनेस डूब जाता है या बिजनेस हमको खत्म करना पड़ रहा है, हमको बहुत सारे लोगों को पैसा पे करना है, तो इस केस में क्या होता है, पार्टनर्स की जो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बिक सकती है। इवन द घर के लोगों की और घर की प्रॉपर्टी भी इनको बेचनी पड़ सकती है। मतलब अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है तो वो बिजनेस से मांगे या चारों पार्टनर से मांगे या चारों में से किसी एक से पैसा मांगे, चारों की तरफ से भी किसी एक से भी पूरा का पूरा पैसा मांग सकता है। तो हमारी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। दूसरी बात, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। मतलब फर्म और पार्टनर्स को एक ही मानते हैं। मतलब अगर किसी ने पैसा देना तो व्यक्ति फर्म से पैसा मांगे या पार्टनर से पैसा मांगे, दोनों में कोई रूल फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात जो आती है वो होती है अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब पार्टनर्स के बीच में अच्छा विश्वास होना चाहिए। और मतलब अगर कोई एक व्यक्ति को डिसीजन लेता है तो उसकी नॉलेज दूसरे 3 पार्टनर या जितने बाकी के पार्टनर सभी को भी होनी चाहिए। और पार्टनर्स जो भी डिसाइड करते हैं वो आपस में सलाह करके करते हैं, एक दूसरे की एडवाइस लेके करते हैं।
और पार्टनर्स को ये भी करना होता है कि जो भी किसी से हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी से डीलिंग करेंगे, उसकी जो हमने डिटेल है वो दूसरे लोगों को भी हमको देनी होती है। अब हम बात करते हैं जर्नल फीचर के चौथे और आखिरी फीचर्स की। ये फीचर क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि मान लो 4 पार्टनर हैं A B C D। अगर A व्यक्ति अपने हिस्से में से एक नया पार्टनर E भी फर्म में आना चाहता है, उसको भी हिस्सा देना चाहता है, तो उसको बाकी के पार्टनर से सहमति लेनी पड़ेगी। अगर ये तीनों भी यस कर देते हैं तो ये अपना हिस्सा एक नए पार्टनर को दे सकता है। अदरवाइज कोई भी पार्टनर किसी सबसे पूछे बगैर, सबकी यस एटीट्यूड के, कोई भी अब पार्टनर किसी से बिना पूछे अपना हिस्सा किसी और को सेल नहीं कर सकता। मतलब ओवरऑल बात क्या है? अगर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है, तो उसको पहले वाले सभी पार्टनर से सहमति लेनी पड़ेगी, यस आंसर लेना पड़ेगा, तभी वो नया पार्टनर फर्म में आ सकता है। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द पार्टनरशिप। देखो, जब भी आपको किसी भी टॉपिक का इवैल्यूएशन करने के बोला जाता है कि क्रिटिकल इवैल्यूएट करो इस टॉपिक को, इसका मतलब होता है कि उस टॉपिक के बारे में हमको उसके फायदे भी लिखने हैं, मेरिट्स भी लिखनी है, और डीमेरिट्स मतलब लिमिटेशंस भी हमको बतानी होती है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाला होता है आलोचनात्मक, आपको उसको दृष्टि से देखना है, सब कुछ अच्छे से आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, मतलब उसके फायदे भी लिखने होते हैं टॉपिक में और नुकसान भी लिखने होते हैं। तो इसी तरह से ही हम पार्टनरशिप की पहले मेरिट्स देखते हैं, देन हम पार्टनरशिप की क्या देखेंगे, सेकंड टॉपिक में हम उसका लिमिटेशंस देखेंगे। पहली बात है इजी फॉर्मेशन। पार्टनरशिप को बनाना बहुत इजी होता है क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसकी स्थापना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट बहुत आप इजी से कर सकते हो। और इसको बनाने के लिए पार्टनरशिप की जब भी हम बनाते हैं तो ज़्यादा खर्चे भी नहीं करने पड़ते क्योंकि कोई कागजी कार्रवाई होती ही नहीं है। दूसरी बात है बैलेंस्ड डिसीजन। इसमें जितने भी डिसीजन आप पार्टनरशिप में लेते हो सारे बैलेंस होते हैं। जो भी डिसीजन लेते हो आप सबकी सहमति से तो करते ही हो, तो सारे लगभग हाँ कर ही देते हैं, तो सबकी सलाह से किए जाते हैं, तो इसलिए इनके जो भी निर्णय होते हैं वो बैलेंस होते हैं। तीसरी बात, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो, अब पार्टनरशिप के अंदर तो 4-5 लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाकर बैठे हैं, तो फाइनेंस की कोई कमी नहीं आती है। एक व्यक्ति के पास पैसा है तो वैसे वैसे 5 लोग और भी होते हैं पैसा लगाने वाले, तो फाइनेंस की कोई भी कमी, पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं आती है। जबकि हमने पहले वाले एक चैप्टर में क्या देखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है कि जब भी एक अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, पर पार्टनरशिप में फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर चौथी बात है डिवीजन ऑफ रिस्क। अब जब अकेला व्यक्ति काम कर रहा है तो रिस्क ज़्यादा होता है, पर अभी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि रिस्क डिवाइड हो जाता है। रिस्क डिवाइड होने से क्या होता है कि अगर कोई लॉस भी होता है तो लॉस एक ही व्यक्ति को सहन नहीं करना होता, सभी को बांटना पड़ता ही है। फिर पांचवी बात आती है सीक्रेसी। अब 4 पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं तो बातें उनके सामने ही सीक्रेट रहती है। और कंपनी के अंदर तो क्या होता है कि हमको अपने अकाउंट्स को पूरी पब्लिक के सामने शो करना पड़ता है, सबके सामने अकाउंट्स रिप्रेजेंट कराने पड़ते हैं, परंतु पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो भी हम काम करते हैं सीक्रेट रूप से कर सकते हैं, सारी की सारी बातें हमारे पास सीक्रेट रहती है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। पार्टनरशिप में क्या कमियां आती हैं? पहली बात है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, घर की प्रॉपर्टी तक दिख जाती हैं जब लोगों को पैसा देना होता है, तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड। दूसरी बात लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 5 पार्टनर काम कर रहे हैं तो 5 पार्टनर्स के पास भी तो पैसे की कोई ना कोई लिमिटेशन तो होती होगी, रिसोर्सेज की कोई ना कोई लिमिटेशन भी तो होती होगी, जिसके ऊपर जाकर वो कभी भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी बिजनेस है रेगुलर ग्रोथ तो वो करना चाहता ही है, परंतु पार्टनरशिप के अंदर भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं। तीसरी बात आती है लैक ऑफ हार्मोनी। देखो, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के अंदर 5 पार्टनर है। 5 पार्टनर्स को अगर पार्टनरशिप अच्छे से चलानी है, ग्रोथ करनी है, तो आपस में सबको सूझबूझ, विश्वास और एक दूसरे को कोऑपरेट तो हमको करना ही पड़ेगा। परंतु कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स के विचार ही आपस में नहीं मिलते हैं और हमारा बिजनेस फेल हो जाता है क्योंकि उनमें झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कभी कभी, तो बिजनेस ही हमको बंद करना पड़ जाता है। फिर चौथी बात आती है लैक ऑफ कंटिन्यूटी।
तो जो पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस होती है ना, वो अनिश्चित होता है, कभी भी फर्म बंद करनी पड़ सकती है। मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गया या कोई पार्टनर दिवालिया हो गया या पागल हो गया, तो हमको उस केस में भी कभी कभी बिजनेस बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि कभी कभी पार्टनरशिप किसी एक पार्टनर के अच्छे होने की वजह से चल रही है। मान लो उसी पार्टनर की डेथ हो गया या दिवालिया हो गया, तो ऐसा होने की केस में भी हमको पार्टनरशिप बंद करनी पड़ती है। हाँ, कभी कभी कस्टमर्स को और कर्मचारियों को भी लॉस होता है, पर क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप बंद करनी पड़ सकती है। फिर पांचवी बात आती है लैक ऑफ पब्लिक फेथ, क्योंकि देखो पार्टनरशिप का कभी रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है, कंपनी तो रजिस्टर्ड होती है, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इसलिए लोग पार्टनरशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर ये लोग कभी भी अकाउंट पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं करते हैं। पब्लिक को रियलिटी में इनके अंदर की कहानियों का, अंदर की इंफॉर्मेशन का पूरा अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं और बांटते बहुत कम है। और कभी कभी तो पार्टनरशिप में ये लोग लोन भी लेते हैं, तो लोन का पैसा या लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी टाइम से नहीं देते हैं, क्योंकि अपने अकाउंट ही शो नहीं करते हैं। तो लोगों को, बाहर की पार्टीज को, कस्टमर्स को, नए लोगों को पार्टनरशिप के बारे में एग्जैक्टली अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो आज हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा है ना, पार्टनरशिप की मेरिट्स, डीमेरिट्स, इसके फीचर्स क्या हैं। पार्टनरशिप का बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।